If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम से। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम में वी विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल बिजनेसेस। क्या हम स्क्रीनर पे आते हैं? यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले हम एक सिंपल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं कि कंपनीज विच आर ट्रांजिशनिंग। देखिए ट्रांजिशनिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा होता है, बट एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बिजनेसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं। यहाँ पे खराब भी हो सकती है चीजें, क्योंकि ट्रांजिशन में 3-4 साल लगते हैं। तो आपको अपना जो वैल्यूएशन का पैराडाइम है वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन आपको खुद असेस करनी पड़ेंगी केयरफुली। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं आईएफएल सिक्योरिटीज का। तो आईएफएल सिक्योरिटीज वैसे एक ब्रोकर है, बट आईएफएल सिक्योरिटीज में भी क्या हो रहा है कि वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस कर रहे हैं। जैसे आई थिंक अभी एक बहुत फेमस पीएमएस है जिसमें से बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स ने लीव करें, तो उनकी पूरी टीम आईएफएल सिक्योरिटीज ने हायर कर लिया बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। कि पीएमएस प्रोडक्ट्स, एआई प्रोडक्ट्स, इन सब में ये कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। तो दिस इज अ कंपनी विच इज ट्रांजिशनिंग राइट नाउ। अभी ये कंपनी में ब्रोकरेज इनकम बहुत है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ब्रोकरेज इनकम विल गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ सेबी एफएनओ रेगुलेशंस, बट बिकॉज ऑफ दिस थीम ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट विच विल स्टार्ट इमर्जिंग इनटू दिस बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकता है। बट आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या आएगा, जब मार्केट्स नीचे जाएंगी तो ये ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा क्योंकि ब्रोकरेज इनकम इम्पैक्ट होगी और वेल्थ मैनेजमेंट उतनी नहीं बड़ी होगी। बट इट विल टेक 3 to 4 years फॉर इट टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इनटू दिस बिजनेस। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो पैट था ऑलमोस्ट 108 करोड़ का 205 करोड़ हो गया, whereas कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी 159 करोड़ से ऑलमोस्ट 266 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया इस टाइम पे, राइट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो ब्रोकरेज जो रेवेन्यूज है उन पे इम्पैक्ट है, राइट। तो ब्रोकरेज रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट है एंड इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एक और कंपनी इस थीम के अंदर जो आती है, दैट इज अ वेल्थ मैनेजर इटसेल्फ। इट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। तो इस कंपनी के भी बहुत स्टेलर रिजल्ट्स आए थे अभी रिसेंटली। तो कंपनी की 43% ऑफलाइन ग्रोथ थी एंड ऑलमोस्ट कंपनी का जो पैट है दैट हैज ग्रोन बाय 70% बिकॉज कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है एंड साथ साथ कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज में है एंड साथ साथ कंपनी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है, माने जो एआईएफ हो गए, राइट। तो इन सबका कस्टोडियन या कस्टडी में नुवामा इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, राइट। तो वहां पे काफी इनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस होल्ड है। बट यहाँ पे क्या है कि 30% ऑफ द पैट इस कंपनी का आज मेरे एस्टिमेट के हिसाब से कैपिटल मार्केट से आता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, बाकी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स में डील करते हैं। तो ये सारी चीजें बुल मार्केट थिंग्स है, राइट। सो दिस कंपनी इज अ शैलो साइक्लिकल कंपनी, इट्स नॉट अ कंप्लीटली स्ट्रक्चरल प्ले। क्योंकि क्या आएगा कि एक साल जब खराब होए तो मार्केट का, तो ये साइडवेज भी जा सकता है, गिर भी सकता है स्टॉक, क्योंकि कैपिटल मार्केट लिंक रेवेन्यूज बहुत है। But still, it is at 30 times earnings, and the earnings itself are growing at 25 to 30% because it is linked to capital markets at the end. So this is also one type of business that is it. Linked to Nuvama in transitioning of themes, एक और कंपनी Edelweiss फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, बहुत रिस्की कंपनी है। बट आपको क्या याद रखना है इसके अंदर एक बिजनेस है ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का। तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस ये कंपनी डीमर्ज कर रही है। शायद से मैं इस कंपनी को पोस्ट डीमर्जर देखूंगा। बट अभी एक और चीज क्या हो रही है कि ईडलवाइज में एक होलसेल एनबीएफसी का बिजनेस है। तो होलसेल का एनबीएफसी बिजनेस जो है ये कंपनी अभी रन डाउन कर रही है। तो अगर आप देखेंगे बीच में बड़े बड़े लॉसेस भी आए थे, बिकॉज होलसेल एनबीएफसी का जो बिजनेस है इस कंपनी का, दैट इज जो रियल एस्टेट कंपनीज या डेवलपर्स हैं उनको फाइनेंस करते हैं। तो वहां पे ये बिजनेस खत्म कर रहे हैं, अपनी एनबीएफसी की बुक को रन डाउन कर रहे हैं। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, देन म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड साथ साथ ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, ये सारी चीजें इस कंपनी ने बिल्ड करी हैं, जिसमें ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को ये कंपनी डीमर्ज करने वाली है। हो सकता है कि मैं इनकी ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को पोस्ट डीमर्जर देखूंगा। बट आइडिया क्या है कि यहीं से देखना कि ट्रांजिशनिंग कैसे होती है। सिमिलर टू ईडलवाइज देयर इज अ कंपनी जेएम फाइनेंशियल के नाम की, विच इज ऑल्सो डूइंग समथिंग सिमिलर, कि यहाँ पे होलसेल एनबीएफसी का बिजनेस है। होलसेल एनबीएफसी बिजनेस को ये बंद कर रही है, तो वहां पे रन डाउन ऑफ बुक हो रहा है, जिसकी वजह से 5500 करोड़ ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट आ गए। एंड ये कंपनी क्या कर रही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस पे फोकस कर रही है। तो इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड साथ साथ ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस पे फोकस कर रही है। सो अगेन यू कैन सी डी रिस्किंग ऑफ बिजनेस मॉडल, बिकॉज एनबीएफसी बिजनेस को आप बंद कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड बिजनेस टू बी इन द होलसेल एनबीएफसी बिजनेस। सिमिलर टू दिस देयर आर सम चीपली वैल्यूड एएमसीज एज वेल। जैसे यूटीआई एएमसी का एग्जांपल लेते हैं, तो यूटीआई एएमसी इज एट 20 times earnings. It is one of the cheapest AMCs that is there. बट प्रॉब्लम क्या है यूटीआई एमसी के साथ, दे आर लूजिंग मार्केट शेयर, राइट। सो दैट्स अ बिग इशू। बट अगर दे आर लूजिंग मार्केट शेयर बिकॉज सम ऑफ देयर स्कीम्स डोंट हैव एक्सपोजर टू मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टर,
तो इनकी स्कीम्स बहुत एंटी साइक्लिकल है, राइट। तो बैंकिंग ज़्यादा होएगा इनकी स्कीम्स में, कंजम्पशन ज़्यादा होएगा, तो अगर मार्केट गिरती है तो हो सकता है इनके फंड ज़्यादा अच्छा करें जिसकी वजह से मार्केट शेयर बढ़ जाए। तो यूटीआई एएमसी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पार्ट्स इन द फाइनेंशियल सर्विसेज जो आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। सिमिलरली लिंक टू यूटीआई एएमसी इज अनदर एएमसी बाय द नेम ऑफ आदित्य बिरला एएमसी। तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी भी इसी थीम में आती है कि ये दिस वाज अ कंपनी व्हिच वाज लूजिंग मार्केट शेयर, बट अगेन फंड्स की जैसी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो दे हैव स्टार्ट गेनिंग मार्केट शेयर। तो एएमसीज में यही एक मेंटल मॉडल होता है यूज करना है। एचडीएफसी एएमसी वाज डूइंग बैड बिकॉज इट वाज लूजिंग मार्केट शेयर, as and when the fund performance improve it start doing well. So again that is the mental model to use over it. इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर कंपनीज लाइक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस व्हिच कम्स ओवर हियर। यहाँ पे पी रेशियो नहीं देखना, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं। तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू में देखते हैं तो एचडीएफसी लाइफ हो गया, मैक्स फाइनेंशियल हो गया, या तो आपके एग्जांपल्स में, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ऑल दीज कंपनीज हैव ग्रोन देयर एम्बेडेड वैल्यू एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 20% CAGR। तो एम्बेडेड वैल्यू बुक वैल्यू होती है इंश्योरेंस के केस में। तो यहाँ एचडीएफसी लाइफ के केस में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी एम्बेडेड वैल्यू का जो CAGR है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, मतलब ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो एम्बेडेड वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इनकी एम्बेडेड वैल्यू 2.3 टाइम्स हो गई है FY20 से लेकर 24 के बीच में। एम्बेडेड वैल्यू मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअली द बुक वैल्यू फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की एम्बेडेड वैल्यू हो गई है TTM बेसिस पे, और आज मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का है। तो 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे कंपनी ट्रेड कर रही है। फॉरवर्ड पे शायद से और भी सस्ता ट्रेड कर रही है क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू हैज ऑलरेडी क्रॉस द मार्क ऑफ 50,000 करोड़। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी तो इसकी प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 4.5 to 5 टाइम्स थी, विच वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ग्रोथ हैज पैन्ड आउट, राइट। ग्रोथ तो आई है क्योंकि एम्बेडेड वैल्यू बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि इनकी वैल्यूएशंस बहुत आई थी, बट अब वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गई है। So life insurance is one of the sectors that you might study independently. Life insurance के साथ साथ और क्या यहाँ पे सेक्टर आते हैं, right? There are some of the NBFCs which are backed by the corporates. Those are some of the NBFCs which might do well. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, वन ऑफ द ओनली रीजंस इज कि अगर हम नीचे आगे देखते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है 48% लास्ट 3 ईयर्स में, और कंपाउंडेड एनुअल स्टॉक प्राइस CAGR कितना है -2%। ग्रोथ रेट्स have been really good. That why is that कि stock price के अगर इतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि price to book value of Bajaj Finance went to 9 times. 9 times is literally like 300 P for a manufacturing company या 200 P for a manufacturing company. Similar to that क्या हुआ कि last 2, 3, 4 years में जो भी Bajaj Finance की valuation का absurd multiple था, that has been digested. क्योंकि valuations matter, right? कई लोग जो कहते हैं valuations don't matter, they are not seen market cycles, या तो एकदम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं। सिमिलर टू दैट बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशंस हैव बिकम रीजनेबल एंड कंपनी का पीक क्रेडिट कॉस्ट Q2 में था। तो Q2 कंपनी का सबसे खराब क्वार्टर था, बट उसमें भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 14% पैट ग्रोथ करी अगर आप यहाँ चेक करते हैं, और क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे पीक हो गया कंपनी का। अब यहाँ से क्या होगा, कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठी हुई है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो डिक्लाइन करेगी, एंड क्योंकि पीक क्रेडिट कॉस्ट हो चुके हैं तो गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट कॉस्ट विल स्टार्ट डिक्लाइन। तो यहाँ पे क्या है कि FY26 में इस कंपनी की पैट ग्रोथ काफी एक्सेलरेट हो सकती है, एंड इस स्टॉक ने कुछ नहीं करा लास्ट 5 ईयर्स से अगर आप चेक करते हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स से अगर आप चेक करेंगे तो 2020 में पीक लगा था 4900 का, आज स्टॉक कितने पे है 6900 पे। तो स्टॉक हैजंट इवन डबल्ड या नॉट इवन गिवन अ 50% एब्सोल्यूट गेन। So this is also one of the companies जो financial services में looks interesting to study from a top down point of view. तो फाइनेंशियल सर्विसेज में तो यही सारी कंपनी। बुल मार्केट्स में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है एक रिटेल इन्वेस्टर की, इज दैट अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नो द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स। अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नो कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनीज की। अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी बहुत बिग वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है। एंड अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नो हाउ टू फिल्टर एपिक स्टॉक आइडियाज। एंड फाइनली अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नो about the market breadth analysis. All these things we teach in one SOIC membership because सबसे ज़्यादा mistakes तब होती है when the going is really good and सबसे ज़्यादा successful investments तब होती है when the going is really bad. तो अभी टाइम है mistakes का, and अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप mistakes काफ़ी करेंगे. First you have to learn and then you end up removing the L. So this is why learning and investing in your own education of stock market becomes really important. So this is the motto of SOIC membership which wants to make you a complete investor. क्योंकि लेवल 1 में हम आपको म्यूचुअल फंड्स बारे में सिखाते हैं,
लेवल 2 में वी टीच यू अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, लेवल 3 में वी टीच यू अबाउट how to find intrinsic valuation of stocks. Level 4 में we teach you about technical analysis and when to exit. Level 5 में we teach you about how to filter stocks. Level 6 में we teach you about different sectors. And finally, recently हमने एक market breadth analysis series start करी है, which is a part of weekly hackathons, जहाँ पे हम हर संडे को मार्केट ब्रेथ में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में क्या वैल्यूएशन चल रही है, टॉप डाउन, हम उसको भी कवर करते हैं ताकि आपकी बार बार कोर्स में प्रैक्टिस होते रहे. So the link to register for the SOIC membership is there in the description box below. And there's a limited time offer which you can use, which is also there with the link in the description box below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.